दोस्तों इस साल की शुरुआत हुई ही है कि हिमालय से दो सबसे बड़ी दर्दनाक घटना सामने आ चुकी है। पहला जोशीमठ के जमीन धंसने की और दूसरी उसी हिमालय पर बसे नेपाल में इतनी बड़ी तबाही जिसमें 72 पैसेंजर्स के साथ एक प्लेन ऐसे हादसे का शिकार हुआ है कि अब तक 68 लोगों के डेड बॉडी को खोज लिया गया है और बाकी बचे 4 की कोई खबर तक नहीं है। इस पूरी खबर में भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्लेन में 5 भारतीय भी थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी 5 युवकों के भी जान बचने की कोई खबर तक नहीं है। उनके साथ ही इस प्लेन में 14 विदेशी भी सवार थे। यह घटना नेपाल के पोखरा इलाके में हुआ, जिसके बाद नेपाल की सेना, वहां की पुलिस और वहां के लोकल सिटीजन्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिसमें अभी तक किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका, जिसके वजह से यह मुद्दा इंटरनेशनल खबर बन गया है। इसके बाद से पूरी नेपाल गवर्नमेंट और वहां के पीएम ने खुद इस मामले में दखल देते हुए हाई लेवल मीटिंग करनी शुरू कर दी है। इसको हम थोड़ा डिटेल में बताएं तो नेपाल की यति एयरलाइंस का ATR-72 प्लेन ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और यह दोनों इलाके हिमालय के पहाड़ी इलाके में आते हैं। इस प्लेन की कुल कैपेसिटी 72 सीट्स की थी, इसलिए 68 पैसेंजर 4 क्रू मेंबर्स को मिलाकर 72 लोग प्लेन में सवार हुए और काठमांडू के लिए उड़ान भर दी। सब कुछ सही रहा और लगभग यात्रा भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन प्लेन अपने डेस्टिनेशन पोखरा के करीब ही पहुंचा था कि लैंडिंग से मात्र 10 सेकंड पहले प्लेन क्रैश हो गया। लोकल मीडिया की माने तो यह हादसा पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुआ है। यह हादसा दिन में 11:10 पर हुआ था, जब यह प्लेन लैंड होने के बजाय पोखरा घाटी में बहने वाली सेती नदी के खाई में जाकर गिर गया। उसके बाद जितनी शुरू में जांच हुई उसके हिसाब से नेपाल के एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि प्लेन क्रैश खराब मौसम नहीं बल्कि तकनीकी कमी से हुआ है। उसके तरफ से यह भी कहा गया कि विमान के पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन ले ली थी। पोखरा ATC की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कर दिया गया था। प्लेन सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले अचानक प्लेन में आग लगने की लपटें दिखाई दी, इसके बाद यह हादसा हुआ। इसलिए अभी मौसम की खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई, यह बात नहीं कहा जा सकता है। अब असल में इस घटना की असली वजह क्या थी यह तभी पता चलेगा जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलेगा। यह ब्लैक बॉक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस हादसे में एक पहलू और जुड़ गया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल इस प्लेन की पायलट अंजू कतिवाड़ थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस प्लेन को कैप्टन कमल केसी के साथ अंजू उड़ा रही थी। बतौर को पायलट ये अंजू कतिवाड़ की आखिरी उड़ान थी, जिसके बाद वह कैप्टन बनने वाली थी, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। को पायलट अंजू इससे पहले नेपाल के सभी एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग करा चुकी है, लेकिन 15 जनवरी को पोखरा एयरपोर्ट पर ठीक लैंडिंग से पहले प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन इसमें एक बात और है कि ऐसे ही प्लेन हादसे में अंजू के पति की भी मौत हो चुकी है। खैर अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और यह कैसे प्लेन क्रैश की पूरी कहानी को बताएगा। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स है। वास्तव में ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि ऑरेंज या लाल होता है। ब्लैक बॉक्स तकनीकी रूप से फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के रूप में जाना जाता है। एक प्लेन में आमतौर पर 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं जो प्लेन के आगे और पीछे की तरफ रखे जाते हैं। यह उस उड़ान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु से बना और टाइटेनियम बॉक्स में बंद रहता है, जो इसे समुद्र में ऊंचाई से गिरने पर किसी भी झटके का सामना करने की ताकत देता है। यह बॉक्स दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, केबिन तापमान जैसे करीब 80 एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और 25 घंटे का इसमें रिकॉर्डिंग स्टोरेज होता है। पायलट क्या बोल रहा है और उसे कंट्रोल रूम से क्या सिग्नल मिल रहा है वह सब इसमें रिकॉर्ड होता है। साथ ही स्विच और इंजन की आवाज भी रिकॉर्ड होती है, यानी इस बॉक्स में हर वह जानकारी रिकॉर्ड हो जाती है जिसे इन्वेस्टिगेट करके असली वजह का पहचान किया जा सकता है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले डाटा को 10 से 15 दिन में एनालिसिस किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट के बातचीत को एनालाइज किया जाता है। खैर आपके मन में एक प्रश्न
आ रहा होगा कि प्लेन क्रैश होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है तो यह ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है। तो यह काफी दिलचस्प है क्योंकि बॉक्स काफी मजबूत होता है। इसका अपर सेल मोटे स्टील टाइटेनियम हाई टेम्परेचर इंसुलेशन से बना होता है। यह इतना मजबूत होता है कि बड़ी से बड़ी टक्कर भी यह सह सकता है। यह जमीन, आसमान, समुद्र की गहराई में भी सुरक्षित बचा रह सकता है। यह 100 डिग्री तापमान झेल सकता है। इसके अलावा खारे पानी में भी सालों तक बिना सड़े गले रह सकता है। यह कहा जाता है कि पानी में यह 1 महीने तक सिग्नल भेज सकता है, यानी एक्सीडेंट से 1 महीने के बीच तक इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी बैटरी, जो कि बीकेन बैटरी से बनी है, जिसे 5 वर्षों तक चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर, इस ब्लैक बॉक्स को आने वाले समय में सुविधाजनक नहीं माना जाता है क्योंकि इसे ढूंढने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसके अल्टरनेट ऑप्शन की तलाश जारी है। अभी इसके अल्टरनेट आने और 15 जनवरी वाले प्लेन और ब्लैक बॉक्स मिलने में समय लगने वाला है। इसलिए आज जब हम नेपाल के पुराने क्रैक रिकॉर्ड और वहां के एविएशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं तो बात डराने वाली लग रही है। ऐसे में बेहतर प्लेन और टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी बेहतर पायलट नेपाल की जगह किसी दूसरी कंट्री में प्लेन उड़ाना ज्यादा बेहतर समझ रहा है, क्योंकि इस हादसे में भारत के लोग भी शामिल थे। इसलिए भारत के सरकार को भी नेपाल के एविएशन अथॉरिटी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों का नेपाल आना जाना जिस तरह लगा रहता है, ऐसे में भविष्य में देश के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो उसकी जिम्मेदार भी हमारी सरकार ही होगी। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों? क्या बड़े बड़े देशों को एक साथ आकर नेपाल के नेशनल अथॉरिटी को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।